ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यानी वाहन में जो एसी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसके विषय में हम समझेंगे और जानेंगे कि ये प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, इसके मुख्य पार्ट्स कौन से हैं और उनकी इंस्पेक्शन कैसे की जा सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। NMV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग पार्ट्स। जो एयर कंडीशन सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कौन कौन से मुख्य पार्ट्स होते हैं, ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लगभग सभी एसी सिस्टम में एक ही प्रकार के पार्ट्स लगे हुए होते हैं, बस साइज़ का फ़र्क आ जाता है कि यदि हम सेंट्रल एसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और कंट्रोलिंग सिस्टम उसमें थोड़ा एडवांस होगा। अदरवाइज मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं। तो आइए इस तस्वीर के तहत हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार का फिगर आउट होता है उसमें। तो यहाँ से हम कंप्रेशर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्रेशर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसके बाद कंडेंसर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे नज़र आएगा। इसके बाद रिजर्व ड्रायर, जो कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पर है और फिजिकली ऐसा नज़र आता है। द एक्सपेंशन वॉल, जो कि यहाँ पर है और रियलिटी में ऐसा नज़र आता है। इवेपरेटर, जो कि स्क्रीन में ऐसा दिख रहा है आपको डायग्राम में, और जबकि रियलिटी में ऐसा नज़र आता है। तो ये हो गए कुछ मेन कंपोनेंट्स। अब कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जो इसके साथ ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे फ़ैन। यहाँ पर कंडेंसर फ़ैन लगा हुआ है और यहाँ पर इवेपरेटर फ़ैन लगाया गया है। इसको ब्लोअर मोटर भी बोला जाता है, इवेपरेटर फ़ैन को, और इसे कंडेंसर फ़ैन या फिर रेडिएटर फ़ैन के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अनदर टॉपिक पर। इसके अलावा क्लच लगा हुआ होता है हमारे कंप्रेशर के इस वाले पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ताकि जब हमें कंप्रेशर ऑन करना हो तो हम इसको क्लच असेंबली को वर्किंग करवा के पावर सप्लाई से इसे ऑन कर सकें। साथ ही जो हमारा इवेपरेटर है, यहाँ पर कितना टेम्परेचर हो गया है उसकी जानकारी के लिए इवेपरेटर टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। इसके अतिरिक्त एसी प्रेशर स्विच एंड सेंसर, एक आपको इस जगह पर लगा हुआ मिलेगा, एक आपको इस जगह पे। तो ये हाई साइड आप देख रहे हैं, तो एक हाई के लिए होगा और एक लो के लिए होगा, ताकि प्रेशर पता चल सके कि सिस्टम में प्रेशर कितना है। इसके अंदर एसी गैस होती है, लाइन में जो आप देख रहे हैं एसी गैस होती है। कंप्रेशर क्लच असेंबली, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, इसका कार्य समझ लेते हैं। सभी पार्ट्स की वर्किंग समझने के बाद एंड फाइनली हम एसी सिस्टम के वर्किंग डायग्राम को सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके पार्ट्स को पहले समझ लें वन बाय वन कि उनका क्या रोल है, फिर हम पूरी वर्किंग को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो जो कंप्रेशर क्लच असेंबली है वो क्या काम कर रही है, देखने में कुछ इस प्रकार की है और कंप्रेशर की इस साइड लगी हुई होती है। इसके अंदर एक थर्मल फ्यूज़ भी लगा हुआ होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। इट इज़ यूज फॉर एंगेज एंड डिसएंगेज द पावर सोर्स, यानी जो आगे की तरफ हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी है उससे बेल्ट लग करके जुड़ा हुआ है,
तो उसकी सप्लाई को यानी उसकी पावर सोर्स को एंगेज या डिसएंगेज करना है। यहाँ पर देखेंगे एंगेज मूवमेंट है, यहाँ पर डिसएंगेज मूवमेंट है। तो एंगेज और डिसएंगेज करने का काम जो है हमारा क्लच यूनिट करती है। अब ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट इसके ऊपर कंटिन्यू घूमती रहती है। जैसे ही मैग्नेट बनता है, क्लच एंगेज करता है, तो पुली भी हमारी साथ साथ यानी हमारा कंप्रेशर जो है वो घूमना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ मेक टेम्परेरी ज्वाइंट। अब यहाँ पर जो ज्वाइंट ये क्रिएट करेगा वो क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस होगा। यानी जब तक इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है तो मैग्नेट के बिहाफ पर वो क्लच जो है वो काम कर रहा है। अदरवाइज जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मैग्नेट खत्म, तो फिर दोबारा से ज्वाइंट डिसएंगेज हो जाएगा। स्टार्टर कॉइल यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड मेक पावरफुल टेम्परेरी मैग्नेट। यानी जो इसमें जो कॉइल लगी हुई है इसके अंदर, स्टेटर कॉइल हम उसको बोल रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रिसिटी यूज करने पर एक पावरफुल टेम्परेरी मैग्नेट क्रिएट करती है और क्लच को एंगेज करा देती है। इट्स पावर सोर्स कंट्रोल्ड बाय ECM। अब इसको कब एंगेज और डिसएंगेज करना है, इसको कब एंगेज और कब डिसएंगेज करना है, इसका डिसीजन ECM लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक थर्मल फ्यूज लगा हुआ होता है। अगर किसी रीज़न से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाए तो थर्मल फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और हमारा जो कंप्रेशर एंड क्लच असेंबली है ये डैमेज होने से बच पाती है। बेसिकली कंप्रेशर जो है वो डैमेज होने से हमारा बच जाता है, सिर्फ एक जो कॉइल है ये ख़राब होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, कंप्रेशर की बात कर लेते हैं। कंप्रेशर क्या है, इंजन पावर सोर्स यूज। इंजन की शक्ति का इस्तेमाल करके ये चलता है, जैसा अभी हमने समझा। इट इज कंप्रेस द रेफ्रिजरेट गैस। तो यानी कि देखेंगे यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस आई, इसने उसको क्या किया, कंप्रेस किया और आगे भेजा। अब जब आगे कंप्रेस करके भेजेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। लो से क्या कर दिया इसने, हाई। ये काम किसका है, कंप्रेशर। इट इज चेंज लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस इनटू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। प्रेशर कंट्रोल्ड बाय प्रेशर रिलीफ वॉल्व। ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए किसी रीज़न से इसमें कोई फेलियर आ गया और ये एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेशर को जनरेट करने लगा जो कि इस कंप्रेशर को डैमेज कर सकता है, तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा। बट इसके साथ इसके इंटरनली पार्ट में भी प्रेशर रिलीफ कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है। यदि एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है तो वो वापस इनटेक पॉइंट से एंट्री हो जाता है और इसमें प्रेशर कंट्रोल डिवाइस लगी हुई होती है जो प्रेशर को नियंत्रित करती रहती है। लेकिन यदि प्रेशर अपेक्षा से भी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया, जितना हम चाहते हैं उसकी लिमिट से भी ज़्यादा बनना शुरू हो गया, जो कि कंप्रेशर को डैमेज कर सकता है, तो उस केस में प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन होगा और जो भी प्रेशर ये बना रहा होगा उसको डायरेक्ट बाहर रिलीज यानी एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। इसके बाद बात करते हैं थर्मल फ्यूज यूज फॉर ओवर हीटिंग कंट्रोल इट्स फिक्स AC कंप्रेशर। इसको समझ लेते हैं। एक थर्मल फ्यूज इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है कि यदि कंप्रेशर को उपयोग करते समय, जैसे इंजन पे ये लगा हुआ होता है हमारे गाड़ी पे और टेम्परेचर राइज करेगा इंजन का, तो इसका भी टेम्परेचर राइज करेगा और ये काम करेगा तो ऑलरेडी टेम्परेचर राइज होगा। तो यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर हीटिंग के लेवल पे चला जाता है, तो क्या होगा, ये हमारा फ्यूज़ है ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने से जो हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक क्लच लगा हुआ है उसके अंदर पावर सप्लाई रुक जाएगी, यानी जो सर्किट क्लोज होना है सर्किट क्लोज नहीं होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा और हमारा ये जो क्लच है वो काम करना बंद कर देगा, जिससे हमारा कंप्रेशर भी बंद हो जाएगा और इसे ओवर हीटिंग से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आफ्टर कंप्रेशर AC गैस गोइंग इनटू द कंडेंसर। कंप्रेसर के बाद यानी कंप्रेसर ने लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को लिया, कंप्रेस किया और हाई टेम्परेचर हाई गैस में, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट कर दिया और आगे कहाँ भेजेगा, कंडेंसर के अंदर। R134
134A गैस यूज इन एसी सिस्टम। R134A नाम की गैस का उपयोग एसी सिस्टम में किया जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो R134A है ये व्हीकल्स के लिए है, जो हमारे वाहन हैं, गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, उनके लिए रखा गया है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और स्प्लिट एसी या सेंट्रल एसी या फिर हमारा रूम एसी उनके लिए नहीं है, उनमें स्पेसिफिक अलग गैस का इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एरिया कूलिंग, यानी कितने स्पेस ऑफ एरिया को कूल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग गैसेस चेंज होती रहती हैं। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर। तो जो हमारे कंप्रेशर हैं वो इंजन की ताकत से चल रहा है, तो अब उसके टाइप्स हैं। तो जैसा आप देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर जो कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसमें पिस्टन होता है, ऊपर नीचे जाएगा, एक तरफ से इन दूसरी तरफ से प्रेशर होकर बाहर निकल जाएगा। एक होता है स्क्रॉल कंप्रेशर, जैसे मोटीन की कॉइल होती है ना, कुछ वैसा होता है। इसमें अगर आप देखेंगे कि एक तो रुका हुआ पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, घूम रहा है। तो देखेंगे तो इसमें देखिए ये ऐसे घूमता हुआ, ऐसे सराउंड होता हुआ सेंटर की तरफ कंप्रेस होता हुआ जो गैस है वो आगे चली जाएगी। तो इस प्रकार का भी एसी कंप्रेशर इस्तेमाल किया जाता है और स्क्रॉल टाइप का ज़्यादातर डीजल वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग टाइप का पेट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अधिकतर इस्तेमाल होते हैं, बट कंपनी पर डिपेंड करेगा कि वो इन दोनों में से कौन सा कंप्रेशर उपयोग करती है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर ये भी आता है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े जो एसी होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस करना होता है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। वैन टाइप के भी एसी कंप्रेशर आते हैं जो व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सल टाइप कंप्रेशर ये ज़्यादातर हैवी रूम्स, बहुत बड़े बड़े रूम्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पे चलने के कारण इनको ऐसी जगह पर लगाया जाता है, क्योंकि इनका वर्किंग एफिशिएंसी कम है लेकिन हायर स्पीड पे बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एसी कंप्रेशर। आइए आगे बढ़ते हैं। कंडेंसर। ए कंडेंसर इज ए डिवाइस और यूनिट टू यूज condense the gas substance into a liquid state through cooling। आइए अब इसको समझते हैं कि कंप्रेशर ने क्या किया था। कंप्रेशर ने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना दिया था, वो भी इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर ऐसे 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 घूमता हुआ जाएगा और फाइनली जब निकलेगा तो क्या होगा, वो भी लिक्विड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कूलिंग कर दी जाएगी, इस पे हवा लगेगी, कूलिंग करेगा, ये हीट एक्सचेंजर का काम करेगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान कीजिए वाला नियम कि यदि मेरे को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो जो फैन लगा हुआ होगा वो क्या करेगा, हीट को रिमूव करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंडेंसर, इसमें हम कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर कूलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कूल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मल्टी ट्यूब टाइप। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 ट्यूब्स का यानी मल्टी ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस ऑफ पाथ अलग है। सिंगल ट्यूब टाइप, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहीं तक केवल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पाथ है, जो रास्ता है वो कम है। कॉइल टाइप ट्यूब, अब यहाँ देखेंगे ऐसे ये गोल घूमता 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 हुआ आगे निकलेगा। यहाँ से हीट गई, यहाँ से बाहर निकल गई। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि देखिए रास्ता कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर का काम। यू टाइप ट्यूब यानी इधर से गया और इधर से ऐसे घूम के बाहर निकल गया। तो यहाँ हमें ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू द पाथ अलग अलग होता है और इसमें एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हमारे वाहनों में जो कंडेंसर लगा हुआ होता है वो एयर कूल्ड होता है, वो हवा की मदद से ठंडा किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि उसे किस प्रकार से ठंडा किया जाएगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर इज सेम। जब एसी गैस को लिक्विड में बदला जाएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर लगभग सामान्य होगा, लगभग बराबर होगा, साधारण होगा।
लेकिन अवस्था जो है वो लिक्विड में परिवर्तित होने लगेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। रेडिएटर कूलिंग फैन, इसके बारे में अभी हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। द इंजन कूलिंग फैन इज यूज मूव एयर थ्रू द रेडिएटर व्हेन द व्हीकल इज स्लोअर स्पीड और स्टॉप। अब देखिए, जो कंडेंसर था उसको हीट रिमूव करनी थी, उसे अपनी हीट क्या करनी थी, बाहर एटमॉस्फेयर में निकालना था। अब हीट को जब वो बाहर निकालेगा तो किस बेसिस पे निकालेगा कि भाई उसके ऊपर पर्टिकुलर हीट टकरा कितनी रही है। अगर गाड़ी स्लो चल रही है, तो इसके ऊपर कम हवा लगेगी सामने से। जब स्लो चल रही है गाड़ी या रुकी हुई है तो इस पर कम हवा लगेगी, और जब कम हवा लगेगी तो नेचुरल सी बात है कि कंडेंसर सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, यानी वह गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल नहीं पाएगा। तो जो रेडिएटर फैन है वो क्या करेगा, ये उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा रुकी हुई अवस्था में। और अगर गाड़ी चल रही है तो ऑलरेडी हवा लगी रही होती है, तो उस समय पर भी काम करता है। द फैन इज यूज फॉर चेंज कूलिंग फ्लो रेट अकॉर्डिंग टू द व्हीकल स्पीड। वाहन की गति के अनुसार जो एयर कूलिंग फ्लो रेट है, यानी जो हवा एटमॉस्फेयर से कंडेंसर पर टकरानी है, उसके रेट को बढ़ाने का काम करता है, उसकी दर को बढ़ाने का काम करता है अकॉर्डिंग टू द व्हीकल स्पीड। अगर गाड़ी रुकी हुई है तो फुल स्पीड पे चलेगा, अगर गाड़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो वो स्लो स्पीड पे चल रहा होता है। ये वही फैन है जो रेडिएटर को कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बम्पर अगर हम गाड़ी के सामने खड़े हैं तो अगर मैं बम्पर को देख रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को कंडेंसर दिखेगा, फिर रेडिएटर दिखेगा और फिर उसके पीछे फैन दिखेगा। यानी जब फैन चलेगा तो कंडेंसर से थ्रू हवा खींचता हुआ पीछे की तरफ फेंकेगा, इंजन साइड की तरफ फेंकेगा। यानी बम्पर से हवा खींची जाती है, ना कि बम्पर से हवा बाहर निकलती है। तो बम्पर से हवा खींची जाएगी कहाँ, इंजन कैबिन की तरफ। अगर मैं बात करूं कि ये जो फैन लगा हुआ है इसकी पर्टिकुलर आरपीएम स्पीड क्या है, तो लगभग 3500 की आरपीएम के नियरेस्ट ये फैन जो है ये ऑपरेट होता है। कंडेंसर फैन इज यूज्ड टू कूल एसी गैस इन द कंडेंसर ट्यूब टू द हेल्प ऑफ कंडेंसर फिन्स। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर देखेंगे छोटी छोटी ना फिन्स बनी हुई हैं। उसकी मदद से जो कंडेंसर की ट्यूब्स में जो एसी गैस चल रही है, R134a नाम की जो गैस चल रही है, उसको क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। और ठंडा करने से क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। कंडेंसर फैन इज मेड बाय प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम। जो कंडेंसर का जो फैन है इसको एल्युमिनियम और प्लास्टिक का बनाया जाता है। आजकल के आधुनिक वाहनों में अधिकतर ये आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, किंतु कुछ पुराने वाहनों में आपको एल्युमिनियम या स्टील का भी देखने को मिल सकता है। फैन स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय थर्मल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बाय ECM। अब ये जो फैन है, इस फैन की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए कि कब कितनी स्पीड से चलाना है, तो इसको चलाने के तरीके हैं दो। एक इलेक्ट्रिसिटी मोटर लगा दी जाए, इलेक्ट्रिक मोटर, उसके करंट के बहाव को कम या ज़्यादा किया जाए जो कि ECM करेगा, और इसकी स्पीड को नियंत्रित किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्मल। पहले के पुराने वाहनों में क्या होता था कि जब हमारे पास रिले टेक्नोलॉजी नहीं था तो उस समय पे क्या होते थे, थर्मल स्विचेस आते थे। यानी अगर उसको एक पर्टिकुलर स्विच को गर्म किया जाए तो उसमें 2 टर्मिनल्स होते थे, वो कंटिन्यूटी में आ जाते थे, वो जुड़ जाते थे इंटरनली, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता था तो फिर दोबारा वो हट जाते थे। तो ऐसे ही जो थर्मल स्विचेस थे उनका इस्तेमाल जो है किया जाता था और उसके द्वारा इसकी स्पीड को कंट्रोल करते थे। लेकिन आजकल के टाइम में हमारी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल आता है बाय ECM। इसके बाद बात कर लेते हैं फैन फिन साइज एंड क्वांटिटी। यानी फैन का जो साइज है, फैन जो है उसकी जो फिन, उसका जो साइज है, यानी पंखा
इसके जो पंखड़ियाँ हैं, इसका जो साइज़ है कितना बड़ा बड़ा रखना है वो, और पंखे की संख्या, या तो मैं फ़ैन बड़ा लगा दूँ या फिर मैं 2 फ़ैन लगा दूँ। तो इनकी क्वांटिटी किस चीज़ पर डिसाइडेबल होने वाली है, यूज़ टू अकॉर्डिंग टू द एसी कूलिंग सिस्टम कैपेबिलिटी, यानी एसी जो हमने लगा रखा है वो कितनी प्रकार की एफिशिएंट जो कैपेबिलिटी, उसकी जो क्षमता रखी गई है उसके अनुसार इसको डिसाइड किया जाता है। कई वाहनों में रेडिएटर बड़ा होता था और कंडेंसर बड़ा लगा हुआ था, तो उसमें 2 फैन आया करते थे, लेकिन आज के टाइम में एक ही फैन आ रहा है। तो अगर गाड़ी रुकी हुई है आपकी तो एयर का फ्लो जो लगेगा वो कम लगेगा, और अगर गाड़ी चल रही है तो सामने से जो हवा लगेगी उसका फ्लो ज़्यादा होगा। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं कूलिंग फैन श्राउड की। तो इसकी इस तरफ देखेंगे तो ये लगभग जो एरिया है ये क्या कर रहा है, कवर्ड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो आपका कंडेंसर है, जो श्राउड है, इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो कवर्ड होगा बैक साइड से, और चारों तरफ से जो है वो एयर को खींच रहा होगा। यदि श्राउड ना लगाया जाए, ये ना लगाया जाए, तो क्या होगा कि केवल बीच से ही हवा खींच रहा होगा और बाकी साइड का हिस्सा ऐसा ही रह जाएगा। तो ये था ओवरऑल रेडिएटर कूलिंग फैन के बारे में इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एसी। आइए आगे बढ़ते हैं। रिसीवर ड्रायर। रिसीवर ड्रायर क्या काम करता है? द रिसीवर ड्रायर इज ए फिल्टरिंग यूनिट लोकेट ऑन द हाई प्रेशर साइड। अब ये जो है हाई प्रेशर साइड किसको कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। कंप्रेस करने के बाद जितना भी आगे फ्लो चल रहा है उसको हाई कंप्रेशर साइड बोला जाता है, हाई प्रेशर साइड बोला जाता है। तो ये उस साइड लगा हुआ होता है। हमारे वाहनों में कहाँ देखने को मिलता है? इस साइड लगा हुआ। पुराने वाहनों में ऐसा देखने को मिलता था, इंटरनली इस तरीके से बना हुआ। तो ये किस लिए लगाया है? इसमें क्या लगाया गया है? सिलिकॉन जेल लगाई गई है फॉर एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, नमी को खींचने के लिए। एटमॉस्फेयर से यदि नमी आ गई इसके अंदर सिस्टम में, उस नमी को खींचने के लिए इसके अंदर सिलिकॉन जेल का इस्तेमाल किया गया है ताकि मॉइस्चर को इसके अंदर ही रोका जा सके। चाय पत्ती टाइप का मटेरियल जैसा देखने में लगता है। इट यूज फॉर प्रोटेक्शन टू द डस्ट मेटल पार्ट्स, स्टोर द लिक्विड एंड कन्फर्म गोइंग ओनली लिक्विड। तो आइए इसको समझते हैं कि रिसीवर ड्रायर का क्या काम है। ये जो है काम करेगा प्रोटेक्शन का। किन चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए? डस्ट, मेटल पार्टिकल्स। डस्ट का मतलब यानी मान लीजिए कभी कोई सर्विस हुई या किसी पार्ट को हमने रिप्लेस किया तो उसमें डस्ट आ जाती है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने इसमें डस्ट प्रोटेक्टिंग के लिए लगाया है फिल्टर। मेटल प्रोटेक्शन, एसी कंप्रेसर काम कर रहा है और भी बहुत सारे कंपोनेंट काम कर रहे हैं, तो उसके मेटल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स घिसे हुए जो कि आएंगे तो वो क्या होंगे, इसी में रुक जाएंगे। स्टोर द लिक्विड। अब ये करेगा क्या कि स्टोर करेगा लिक्विड को, इसके अंदर हल्का हल्का लिक्विड क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अगर हम पुराने वाले की बात करें तो देखिए यहाँ से आया, इसमें ड्रॉप हुआ, इसमें छना यानी साफ हुआ, फिल्टराइज हुआ और फिर यहाँ पे पहुँचा। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप भी अगर गिरेगा तो यहाँ लिक्विड इकट्ठा होगा। तो कन्फर्मेशन क्या करेगा, क्लीन कर दिया इसने, डस्ट एंड मेटल से स्टोर कर लिया यहाँ पर, एंड कन्फर्म गोइंग ओनली लिक्विड। अब ये क्या कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है कि भाई जब जो बाहर निकलेगा वो फॉर्म कौन सी होगी, केवल लिक्विड अवस्था होगी। तो ये किस प्रकार से, अब सामने से तो ठंडी हवा पड़ती है हमारे कंडेंसर पे और पीछे की साइड से जो हीट है वो रिमूव होकर के इंजन पे टकराती है। तो बम्पर से जो एयर है वो खींची जाती है, ना कि बम्पर से हवा निकलती है। वो क्या करता है, बम्पर से आने वाली हवा को खींचता है, जो हमारा फैन लगा हुआ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन वॉल्व। द एक्सपेंशन वॉल्व रिमूव्स प्रेशर फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेट टू अलाउ एक्सपेंड और चेंज ऑफ द स्टेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इन द इवेपोरेटर। आइए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जो एक्सपेंशन वॉल्व है वो रिमूव करता है प्रेशर को। जो हमारा रिजर्व एंड ड्रायर से जो प्रेशर आया था, जो लिक्विड फॉर्म आई थी, उसको ये क्या करेगा,
परमिशन देगा, लिक्विड फॉर्म को अलाउ करेगा, किस चीज़ के लिए, एक्सपेंड होने के लिए, फैलने के लिए, विस्तरित होने के लिए, ताकि और चेंज हो जाए फॉर्म, इसकी जो अवस्था है वो क्या हो जाए, बदल जाए। तो अवस्था किस में, लिक्विड से किस में चेंज हो जाए, वेपर फॉर्म में। और वेपर फॉर्म में चेंज कहाँ हो रही है, एक पर्टिकुलर ट्यूब लाइन बनी हुई है, सिर्फ उसी के अंदर हो रही है। तो जिसके अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, इवेपरेटर। इवेपरेटर के अंदर लिक्विड से वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए इसकी एक बार तस्वीर को देख लेते हैं। देखने में कुछ ऐसा होता है, जो रिजर्वेंट ड्रायर है उससे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो लिक्विड है वो इसके अंदर एंट्री करेगा। यहाँ से स्प्रे हुआ तो क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और एक्सपेंशन हुआ उसके बाद इवेपरेटर के अंदर वो लो टेम्परेचर गया और फिर वो गैस फॉर्म में बदलेगा और वापस इसी में से होता हुआ ये वाला पॉइंट आगे जा करके कंप्रेसर तक पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन वॉल्व अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल, एक्सपेंशन वॉल्व कई प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलिंग सिस्टम। एक होता है थर्मल, यानी हीट के द्वारा। अब ये थर्मल है, जितना ज़्यादा गर्म होगा तो इसकी जो नीडल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक होता है मैनुअली, कि वो मैनुअली कंट्रोल हो रहा है, ह्यूमन उसको अपने हाथ से एडजस्ट कर रहा है बार बार, वो फीचर हो सकता है। ऑटोमेटिक, यानी टेंशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का एक दबाव डाल दिया पर्टिकुलर, जिसके ऊपर ही उसको काम करना है। प्रेशर ज़्यादा आएगा तो स्प्रिंग जो है वो पीछे हट जाएगा और स्प्रे होने लगेगा। जैसे हमारा परफ्यूम होता है ना, उसमें हम बार बार दबाते हैं, टेंशन देते हैं उसके ऊपर बार बार, तो वो स्प्रे के तरीके से करता है। और फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, यानी सोनोलाइट टाइप, कुछ इस प्रकार का। मान लीजिए कि इसके अंदर से प्रेशर आ रहा है और यहाँ से प्रेशर रिलीज करना है स्प्रे के रूप में, तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इस सोलोनाइट को, इस लगे हुए सोलोनाइट को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, ये स्प्रे करने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे एक्सपेंशन वॉल्व हमें देखने को मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इवेपरेटर, इवेपरेटर क्या होता है वो हम समझेंगे और थोड़ा सा इसकी वर्किंग के बारे में यहाँ पर समझेंगे। रेफ्रिजरेट लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू गैस, absorb heat from the air in the compartment। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। रेफ्रिजरेट यानी जो आपका एक्सपेंशन वॉल्व था उसने क्या किया था, लिक्विड फॉर्म बनाया था, स्प्रे करके टेम्परेचर डाउन किया बट लिक्विड फॉर्म बनाया, ठीक। अब जो लिक्विड फॉर्म उसने बनाई तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, गैस फॉर्म में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, गैस फॉर्म में। तो लिक्विड गैस फॉर्म में कब कन्वर्ट होती है, याद कीजिए, लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हीट ऐड करानी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था, पानी को अगर वेपर बनाना है तो हीट ऐड करेंगे तभी तो होगा। तो उसी तरीके से इस लिक्विड को, यानी R134 से इस गैस को जो लिक्विड में है उसको गैस में बदलना है तो मेरे को हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो हीट ऐड हो रही है, एब्जॉर्ब जो हीट होगी वो कौन सी होगी, कैबिन के अंदर की हीट अब्जॉर्ब होगी। तो कुछ इस प्रकार का पार्ट है हमारा। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब करेगा ये। तो यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड आया और वो क्या हुआ, इसके अंदर गर्म हुआ। और गर्म होने के बाद क्या हो गया, उसका प्रेशर लगभग उतना ही रहेगा लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा और वो गैस फॉर्म में बदल जाएगा। लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैस फॉर्म में बदल जाएगा और आगे कहाँ चला जाएगा, देखिए यहाँ से इधर होता हुआ कंप्रेसर यूनिट के अंदर। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक्सपेंशन वॉल्व से जो लिक्विड फॉर्म आई थी वो स्प्रे हुई, स्प्रे होने के बाद रही तो लिक्विड फॉर्म में, बस टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। अब कैबिन के अंदर का टेम्परेचर इसके अंदर ऐड होगा जिससे लिक्विड फिर दोबारा गैस में बदल जाएगी और आगे वापस कंप्रेसर में पहुंचेगी। आइए टॉपिक को आगे, तो अभी जितना हमने थोड़ा बहुत समझा है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए कंप्रेसर ने क्या किया, R134 जो गैस थी यहाँ से लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो गैस आया उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बना दिया गैस में। अब वो गैस फॉर्म इसके अंदर से ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए इसके अंदर से होते हुए RD बॉटल में जाएगी। तो अब ये गैस फॉर्म थी, तो यहाँ पे जो फ़ैन लगा हुआ आप देख रहे हैं कंडेंसर के पास, ये फ़ैन क्या करेगा, इसकी हीट को निकाल लेगा
तो जो गैस फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट होगी धीरे धीरे जा करके, लिक्विड में। रिजर्व एंड ड्रायर क्या करेगा, क्लीनिंग करेगा, डस्ट की मेटल पार्टिकल्स को रोकेगा, स्टोर करेगा लिक्विड को, और ये कंफर्म करेगा कि केवल लिक्विड फॉर्म ही आगे जाए और मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो आगे बढ़ा, अभी प्रेशर और टेम्परेचर वही है, हाई है। यहाँ से गया एक्सपेंशन वॉल में, एक्सपेंशन वॉल में क्या हुआ, स्प्रे होगा, स्प्रे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्रे होने लगेगा, स्प्रे होगा इसके अंदर यहाँ पे। तो ये है तो अभी लिक्विड फॉर्म, प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जैसे ही स्प्रे होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अवस्था क्या रहेगी, लिक्विड। यहाँ भी लिक्विड था, यहाँ भी लिक्विड रहेगा। अब टेम्परेचर हो गया रिड्यूस, तो ये लगा हुआ हिस्सा, ये इवेपोरेटर कहाँ लगा होता है, कैबिन के अंदर, गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है, वो हीट आकर के इसमें समाहित होने लगेगी, अब्जॉर्ब होने लगेगी। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो जो लिक्विड फॉर्म तक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो ऐसे जाते जाते क्या होगा, वो गैस अवस्था में बदल जाएगा और वो आगे कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से सीधा कंप्रेसर के अंदर। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर क्या होगा, गैस फॉर्म वापस कंप्रेसर के अंदर पहुँच जाएगी। अब इवेपोरेटर जो हीट एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा था, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कि ताकि ये जल्दी से जल्दी हीट को अब्जॉर्ब कर सके, यहाँ पर जो हमारा ब्लोअर मोटर लगा हुआ है वो क्या करेगा, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट हमने इसकी वर्किंग के बारे में समझा। आगे समझते हैं एसी प्रेशर स्विच एंड सेंसर। अब स्विच और सेंसर का भी इस्तेमाल हमने सबसे पहले पीपीटी में देखा था कि स्विच और सेंसर्स भी इसके अंदर होते हैं। इट इज़ यूज टू मॉनिटर द प्रेशर इन एसी सिस्टम ऑन डिफरेंट पॉइंट। अब लो प्रेशर भी है एक साइड हाई प्रेशर है, तो दोनों साइड प्रेशर की जांच करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, एसी प्रेशर स्विच या फिर सेंसर का उपयोग करते हैं। वन लो प्रेशर line switch or sensor and high pressure line switch and sensor used in air conditioning system। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में लो प्रेशर की तरफ एक सेंसर या स्विच लगा होगा, हाई प्रेशर की तरफ एक सेंसर या स्विच लगा हुआ होगा। इट्स फीडबैक यूज टू कंट्रोल द एसी सिस्टम। इसका जो फीडबैक है वो काम आएगा एसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, यानी एसी सिस्टम को चालू करना है या नहीं। क्योंकि यदि एसी सिस्टम में एसी गैस अवेलेबल है तभी तो हम चालू करेंगे, तो एसी गैस अवेलेबल है या नहीं, इसकी अवेलेबिलिटी की जानकारी ये ईसीएम को प्रोवाइड करेगा, ताकि एसी सिस्टम को चालू करना है या नहीं करना है ये डिसीजन ईसीएम ले सके। इसके बाद द स्विच इज यूज टू प्रिवेंट एंड डैमेज टू द कंप्रेसर। अब ये जो स्विच है ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए एसी गैस नहीं है और एसी कंप्रेसर चलने लग गया तो क्या होगा, हमारा एसी कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारे कंप्रेसर को भी सुरक्षित रखता है। कैसे सुरक्षित रखेगा, कि यदि इसका सिग्नल सही नहीं आ रहा, जो कि ईसीएम के पास पहुंचता है, अगर इसका सिग्नल सही नहीं आ रहा तो जो मैग्नेटिक क्लच हमने पढ़ा, वो मैग्नेटिक क्लच ईसीएम एक्टिवेट ही नहीं करेगा, और जब एक्टिवेट नहीं करेगा तो हमारा जो कंप्रेसर है वो डैमेज होने से बच जाएगा। इसमें बहुत सारी पाइपलाइंस इस्तेमाल होती हैं जिसमें ये सेंसर इनबिल्ट करके लगाया जाता है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर। अब यहाँ पर एक इवेपोरेटर टेम्परेचर, ऐसा एक इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर इवेपोरेटर पर लगा हुआ होता है। आइए समझते हैं कि इसको क्यों लगाया गया है। इट इज मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ एसी सिस्टम एट इवेपोरेटर। इवेपोरेटर पर कितना टेम्परेचर है इसकी जानकारी ये मॉनिटर करता है। इट इज कंट्रोल टू द अनेबल पोजीशन ऑफ एसी गैस। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि एसी जो है, एसी सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है उसके अंदर जो गैस है, एसी सिस्टम में 8 से 134 गैस जो हमने इस्तेमाल करी है, उसकी पोजीशन जो बाहर की तरफ निकलनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, केवल गैस फॉर्म ही होनी चाहिए। अब इसको एक बार पहले मैं समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा आपको। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर इस पर बर्फ़ जम गया पूरे पर,
ठंडा करता रहा, इसमें बर्फ़ जम गई। अब बर्फ़ जम जाएगी तो क्या होगा, अगर फ़ैन की स्पीड, फ़ैन की हवा अगर इस पर जाएगी भी तो बर्फ़ से पार तो नहीं हो पाएगी। यानी इसकी ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, देखो इसकी ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाएगा, ट्यूब में जो लिक्विड फॉर्म था वो लिक्विड फॉर्म ही आगे कंप्रेसर की तरफ डिलीवर कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। तो यानी कि इससे पहले कि इस पर बर्फ़ जमे और लिक्विड फॉर्म ही आगे चली जाए, उससे पहले ही हम एसी सिस्टम को बंद करा दें। तो ये क्या करेगा, एसी गैस ही पोजीशन में आगे जाए कंप्रेसर तक, इसको कंट्रोल करवाएगा। इट इज़ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के देखने को हमें मिलते हैं। एक होता है एनटीसी टाइप और एक होता है पीटीसी टाइप। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड मैक्सिमम यूज एनटीसी टाइप सेंसर, नेगेटिव टेम्परेचर टाइप का जो सेंसर होता है उसी का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। अगर आप टेम्परेचर सेंसर के बारे में और अधिक समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जा करके जब आप लिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर सेंसर के बारे में भी मिलेगा, तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि एनटीसी और पीटीसी टाइप का सेंसर कौन सा होता है। आइए इसी में आगे बढ़ें। इट इज़ फिटेड ऑन इवेपरेटर, इवेपरेटर पर इसको फिट किया गया है। इट इज़ चेंज टेम्परेचर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी यहाँ पर जो तापमान है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये बदलने का कार्य करता है। इट्स फीडबैक यूज टू कंट्रोल द एसी सिस्टम, इसका फीडबैक एसी सिस्टम को कंट्रोल करता है कि एसी सिस्टम को चालू करना है या फिर बंद करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये सेंसर ख़राब हो गया या गलत रीडिंग देने लगा तो हो सकता है कि आपका एसी सिस्टम काम ना करे। इट्स सिग्नल सेंड टू ईसीएम, इसका जो सिग्नल है जो जनरेट हुआ है टेम्परेचर टू इलेक्ट्रिकल, ये किसके पास जाएगा, ईसीएम के पास। और ईसीएम क्या करेगा, जो मैग्नेटिक क्लच है उसको एक्टिवेट करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन लिया जाएगा। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ब्लोअर मोटर फैन। अब ब्लोअर मोटर फैन क्या होती है, जो इवेपरेटर के पास लगी हुई होती है उसी को हम बोलते हैं ब्लोअर मोटर फैन। ब्लोअर मोटर फैन इज यूज फॉर एयर फ्लो इन द कार कैबिन, यानी कार कैबिन के अंदर हवा के बहाव की दर को बनाए के रखने के लिए, कि हवा एक पर्टिकुलर प्रेशर से सराउंड होती रहे, गोल गोल घूमती रहे, उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्लोअर फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवेपरेटर वर्क इज एब्जॉर्ब द हीट इनटू द कार कैबिन, इवेपरेटर का काम है कि कार के कैबिन के अंदर जो हीट है, हवा की जो हीट है उसको जल्दी से जल्दी अपने अंदर सोखना इवेपरेटर का काम है। एंड ब्लोअर मोटर हेल्प टू चेंज द हीट अब्जॉर्ब रेट अकॉर्डिंग टू द स्पीड, यानी ब्लोअर मोटर जिस स्पीड से चलेगी वो क्या करेगी, कैबिन की हीट को उतनी ही जल्दी इवेपरेटर पे मारने का काम करेगी, उस पर फेंकने का काम करेगी। और जैसे ही इवेपरेटर पे जाएगी फिर वो हवा बाहर निकलेगी और फिर हमारे फेस पे या फिर हमारे लेग पर कार के अंदर हमारे पास पहुंचती है। अगर हम बात करें फ़ैन की स्पीड की, तो फ़ैन की स्पीड लगभग 2,500 से 3,500 आरपीएम के बीच में होती है। इट्स वर्क ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे काम करता है। यानी अगर आप यहाँ देखें इस तस्वीर में तो यहाँ पर सेंटर से कोई चीज़ एंट्री कर रही है और जब इसके ब्लेड्स घूमेंगे तो क्या करेंगे, इस साइड से प्रेशर को भेजेंगे, यानी सेंटर से हवा जाती है और कॉर्नर से बाहर निकलती है। फैन स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय थर्मल स्विच एंड रिले, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड बाय ईसीएम। अब अगर इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है तो थर्मल स्विच के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, कि भाई हम इसमें थर्मल स्विचेस लगा दें कि जितना टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो काम करता रहेगा। अदरवाइज आज के समय में पहले थर्मल स्विचेस आते थे, अब के समय में क्या आता है, अब के समय में आते हैं रिलेज। अब के समय में क्या आती है, रिले एंड रेजिस्टेंस। तो उसकी हेल्प से, जो कि कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, इसकी हेल्प से इसके फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। फैन मोटर इज शक एयर कैबिन एंड फ्रेश,
यानी जो ये मोटर है ये क्या काम करेगी कि खींचेगी हवा को। कौन सी हवा को? एक जो कैबिन के अंदर है वो वाली हवा को भी खींच सकती है, एंड फ्रेश जो एटमॉस्फेयर से हमें हवा लेनी है, वेंटिलेशन के थ्रू जो हवा लेनी है उसको भी ये खींच सकती है, एंड थ्रो टू द इवेपोरेटर कॉइल, और उस हवा को क्या करेगा, ले जा करके इवेपोरेटर पर मारेगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा हवा इवेपोरेटर पर ये फेंकेगा। और फेंकने के बाद क्या होगा, वो एयर आगे चली जाएगी अनदर रास्तों पर, यानी या तो उसकी हवा शीशे पे जा रही होगी, या फिर आपके फेस पर आ रही होगी, या फिर आपके पैरों पर आ रही होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लोअर फैन जो है, मोटर का फ़ैन जो है वो क्या काम करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। आइए समझते हैं कंप्रेसर ऑयल के बारे में। जो कंप्रेसर ऑयल है, द थर्मल स्टेबिलिटी एंड ऑक्सीडाइजेशन रेजिस्टेंस ऑफ दोज फ्लूइड कैन हेल्प टू मेंटेन क्लीन कंप्रेसर। यानी ये जो कंप्रेसर ऑयल है ये क्या करेगा, थर्मल एबिलिटी यानी जो थर्मल यानी ऊष्मा पे काम करने की जो क्षमता है कंप्रेसर की उसको ये बढ़ा देगा, एंड ऑक्सीडाइजेशन यानी ऑक्सीकरण नहीं होने देगा इंटरनली मेटल्स के साथ, ताकि वो रिएक्ट ना करे, और मेंटेन करेगा किस चीज़ को, क्लीन द कंप्रेसर की साफ सफाई को भी ये नियंत्रित करेगा। देयर बाय अनेबल लॉन्गर रनिंग प्रोड्यूस बिटवीन शेड्यूल मेंटेनेंस एंड ऑयल चेंज। और ये क्या करेगा कि जो कंप्रेसर है उसकी लाइफ को लॉन्ग कर देगा, वो लंबे समय तक रनिंग कर पाएगा, लंबे समय तक चल पाएगा। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल मेंटेनेंस इस ऑयल को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्रेसर ऑयल। कंप्रेसर ऑयल कई प्रकार के होते हैं, इसमें से एक होता है मिनरल ऑयल, एक होता है सिंथेटिक, और एक होता है पीएचई ऑयल यानी पॉली एल्कलाइन ग्लाइकोल। पॉली एल्कलाइन ग्लाइकोल के नाम से आता है। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम एसी गैस के अंदर ही डाल करके इसको करते हैं, जिसे कंप्रेसर ऑयल के नाम से जाना जाता है। रेफ्रिजरेंट यानी अब हम बात करेंगे एसी गैस की, R134a। रिप्लेसमेंट ऑफ R22 CFC रेफ्रिजरेंट। ये जो R134 आया है इसने क्या किया, R12 नाम की जो गैस थी जो पहले इस्तेमाल होती थी उसको बंद कर दिया, तो रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? इसको CFC बोलते हैं, यानी इसको CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी जो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही थी, ओजोन परत को बेसिकली नुकसान पहुंचा रही थी। और जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, वो हमारे लिए अच्छी मानी जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सही मानी जाती है। इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में एक्यूमुलेटर लगाया गया है। अब देखते हैं क्या काम कर रहा है। द एक्यूमुलेटर हैज़ डिफरेंट रोल टू प्रोवाइड कंप्रेसर प्रोटेक्शन प्रिवेंटिंग कंप्रेसर फेलियर ड्यू टू द लिक्विड स्लेजिंग। यानी कि अब ये क्या काम कर रहा है कि हमें पता है ना कि कंप्रेसर जो है वो केवल गैस फॉर्म को ही दबा सकता है, तो लिक्विड फॉर्म तो आनी नहीं चाहिए। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्पेस देता है उसको, जो आने वाली गैस है उसको क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस देता है। और ये एक्यूमुलेटर लगा कहाँ होता है, इंजन कैबिन की साइड लगा होता है। इंजन कैबिन में ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिवली कार कैबिन टेम्परेचर। तो जो यहाँ से हल्का फुल्का अगर लिक्विड फॉर्म भी आया है तो वो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, वो फुल्ली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब केवल गैस फॉर्म ही हमारे कंप्रेसर को मिलेगी तो हमारा कंप्रेसर डैमेज नहीं होगा। तो कंप्रेसर के फेलियर को रोकने के लिए हमने क्या किया है, एक्यूमुलेटर को लगाया है। और एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, टेम्परेचर को राइज कर रहा है। किसको, जो इवेपोरेटर से जो गैस फॉर्म आ रही है उसको क्या कर रहा है, कन्फर्म गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। उसमें थोड़ी बहुत अगर लिक्विड फॉर्म है तो उसको ख़त्म करने का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटर 2। अब ये तो एक्यूमुलेटर क्या था, एक बॉक्स के जैसा हमने लगा दिया केवल। अब एक्यूमुलेटर 2 की बात कर लेते हैं।
एक्यूमुलेटर 2 टाइप का जो इस्तेमाल हो रहा है उसका क्या कर रहे हैं हम कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो इवेपरेटर से जो आया, इवेपरेटर से आया लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैस फॉर्म, उसको इसी की एक ट्यूब है उसके अंदर डाल कर कैसे वापस कंप्रेशर में डाला, और जो हाई टेम्परेचर है जो रिजर्व एंड ड्रायर से निकलता हुआ गया उसको भी क्या किया इसी के साथ ही जोड़ दिया, इसी के अंदर ही अंदर, यानी दोनों पाइप तो सेपरेट है अलग अलग, लेकिन हीट एक्सचेंजर के रूप में यहाँ पर इसका इस्तेमाल एक्यूमुलेटर का हमने कर दिया एज ए हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर का काम करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से अगर कोई लिक्विड फॉर्म आई भी है तो जो इस हाई प्रेशर वाला इसकी जो हीट है वो इसमें सोख ली जाएगी, और सोखने के कारण क्या होगा फुल्ली लिक्विड फॉर्म के बदले क्या मिलेगी गैस फॉर्म ही हमें मिलेगी, और गैस फॉर्म ही हमें चाहिए ताकि हमारा कंप्रेशर सही से काम कर सके। तो पढ़ते हैं इसको। टू प्रिवेंट कंप्रेशर प्रोटेक्शन प्रिवेंटिंग कंप्रेशर फेलियर ड्यू टू द लिक्विड स्लजिंग, यानी लिक्विड के यहाँ से इवेपरेटर के द्वारा लिक्विड कंप्रेशर में ना चला जाए जिससे हमारा कंप्रेशर ख़राब हो सकता है, उसके फेलियर को रोकने के लिए हमने इसको लगाया है। और ये भी किस जगह पे लगा हुआ होता है, कुछ ऐसा दिखेगा हाई प्रेशर लो प्रेशर जुड़ा हुआ। ये ज़्यादातर कहाँ लगा हुआ मिलेगा आपको, इंजन कैबिन के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो एक्यूमुलेटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्यूमुलेटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वाहनों में ही केवल देखने को मिलेंगे। ओवरऑल टॉपिक को समझने के बाद अब हम वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें हम सभी कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग एक बार इसकी वर्किंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो नॉर्मल ओवरऑल हम पुराने ही स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम समझते हैं कि इंजन की ताकत से कंप्रेशर को घुमाया जाएगा, ईसीएम क्लच के द्वारा जो मैग्नेटिक क्लच है उसकी पावर सप्लाई को जोड़कर इंजन की ताकत कंप्रेशर में भेजेगा और कंप्रेशर काम करना स्टार्ट करेगा। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो गैस फॉर्म आई है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस फॉर्म में आगे निकल जाएगी कंप्रेशर से और जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर में ऐसे घूमते घूमते जब जाएगी तो जो कंडेंसर फैन है ये क्या करेगा, हीट एक्सचेंज कर देगा, यानी इसकी जो हीट है गैस की जो हीट है वो निकाल के एटमॉस्फेयर में फेंक देगा विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर फैंस। तो वो क्या होगी धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 100% तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। तो अब रिजर्व एंड ड्रायर क्या करेगा कि उसको इकट्ठा करेगा एक जगह पर, उसको क्लीन करेगा, उसके मॉइस्चर को सोखेगा, डस्ट पार्टिकल्स को रोकेगा और ये कंफर्म करेगा कि अब जो आगे जाने वाली जो फॉर्म है वो केवल लिक्विड फॉर्म ही होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा प्रेशर स्विच लगा हुआ होता है जो ये बताता है कि इसमें प्रेशर है या फिर नहीं है। अब ये जो प्रेशर है ये कहाँ गया, आगे चला गया एक्सपेंशन वॉल में। एक्सपेंशन वॉल क्या करेगा, उसको स्प्रे करेगा और एक्सपेंशन वॉल के स्प्रे करने पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड आया था वो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में। अब ये जो इवेपरेटर पार्ट है ये जो हमारा लगा हुआ है कार कैबिन के अंदर। तो कार कैबिन के अंदर की जो एयर की जो हीट है वो ब्लोअर मोटर की हेल्प से, इस ब्लोअर मोटर की हेल्प से क्या होगी, इससे टकरा कर निकलेगी। तो कैबिन की हीट जो है वो इसके अंदर सोख ली जाएगी। कैबिन की हीट सोखने से क्या होगा कि जो गैस लिक्विड फॉर्म में थी वो फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे निकलते समय फिर दोबारा से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस कहाँ चली जाएगी, हमारे कंप्रेशर में। और कंप्रेशर में जाते समय यहाँ पर एक स्विच लगा होगा जो ये बताएगा कि इस लो प्रेशर लाइन में प्रेशर कितना है। तो 2 स्विच हमें यहाँ पर मिल गए, एक इस जगह और एक इस जगह। तो कंप्रेशर में क्या गया, केवल गैस फॉर्म गई, लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैस फॉर्म।